से बड़ा सर्कुलेट कर रही थी, लेकिन इसको ज्यादा हवा नहीं दी गई। अब क्यों नहीं दी गई, लेकिन हम आपको जरूर सुनाएंगे। वो बात यह है कि ग्रीन पार्टी के आपको पता ही है किसी जमाने में लीडर होते थे, अभी भी हैं वैसे तो, माइक श्नाइडर। उन्होंने अनाउंस किया है जी कि कोई 40 के करीब लिबरल पार्टी के कोई मेंबर्स हैं, अब नाम नहीं उनके बताए, लेकिन कोई 40 के करीब लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं जो कि उनसे कह रहे हैं कि भाई आप जो है लिबरल पार्टी को ज्वाइन करें और ओंटारियो लिबरल पार्टी जो है उसको आप लीड करें। ही इज अ वेरी गुड फिट फॉर लिबरल पार्टी। और पिछली जो डिबेट्स हुई थी जब 2022 के इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस की डिबेट थी, उसमें इन्होंने बड़ा अपना नाम रोशन किया। जी बिल्कुल। तो ये जो थे वाहिद ग्रीन पार्टी के जो थे एमपीपी बने थे यहाँ से ओंटारियो में 2018 में ये इलेक्ट हुए थे। तो ये कह रहे हैं जी कि मैं वैसे तो बड़ा पैशनेट हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ और क्लाइमेट क्राइसिस टाइप की चीज़ों के ऊपर, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा, मैंने हमेशा ये कहा था कि मैं ग्रीन पार्टी के साथ रहूँगा, लेकिन अब चूंकि मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आई हैं तो मैं इसके ऊपर मुझे आने का शौक है। हाँ, मुझे आने का शौक है। अब मैं गौर कर सकता हूँ एटलीस्ट इसके ऊपर जो है, तो अब देखेंगे गौर करके ये जो है क्या फैसला लेते हैं। स्टैट्स कनाडा ने जनाब आज एक रिपोर्ट फिर से स्टैट्स कनाडा वाले लेकर आए हैं और वो कह रहे हैं जी कि रियल जीडीपी जो थी दिसंबर के अंदर वो वैसे फ्लैट रही थी, लेकिन नवंबर के महीने में उसने 0.1% से ग्रोथ दिखाई थी। उन्होंने कहा जी इकोनॉमी जो है 1.6% से लास्ट ईयर में फोर्थ क्वार्टर में ग्रो की थी और 2.9% से ग्रो की थी लास्ट ईयर में थर्ड क्वार्टर में। तो इसमें ज़्यादातर जो ग्रोथ की वजह थी वो पब्लिक सेक्टर था, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस था, और इसके अलावा भी जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस उठ गए थे तो उसकी वजह से भी काफ़ी फिर जो है इकोनॉमी के अंदर तेज़ी आई। इंडीड वाले जो हैं आपको पता ही है कि जॉब सीकिंग पोर्टल है, उसकी आज एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा है जी कि तकरीबन 6.1% क्लिक्स जो थे हमें जॉब पोस्टिंग्स के लिए उन लोगों से आ रहे थे जो ओंटारियो के अंदर रहते थे, लेकिन दूसरे प्रोविंसेस के अंदर जो है जॉब सीक कर रहे थे। जो सेकंड क्वार्टर था बल्कि सेकेंड हाफ जो था 2022 का, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि मोस्टली ये जो लोग थे ये टेक सेक्टर के अंदर अपनी जॉब्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि जाहिर है कि इसमें आपको कोविड के बाद ये हो गया कि आप रिमोटली काम कर सकते हैं घर से बैठ के, और ये 50% इंक्रीज है सेकेंड हाफ से 2019 में। उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो इंटरेस्ट लोग शो कर रहे थे वो BC में, नोवा स्कोशिया में और फिर एल्बर्टा के अंदर ये जो हैं लोग जॉब्स ढूंढ रहे थे और मेन ओंटारियो के अंदर से बाहर निकलना चाह रहे थे। तो ये जनाब बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि ओंटारियो वाले कह रहे हैं जी हमारे पास लेबर ही नहीं है, जो बेचारी बैठी हुई है उसके लिए जॉब्स नहीं है। तो बस यही है। टोरंटो का एक आदमी है जी, इसका नाम है जेहुन डेविड चो, 33 ईयर्स इसकी एज है। इसने आज गिल्टी प्लीड किया है। इसके ऊपर इल्ज़ाम था कि 2 सेक्सुअल असॉल्ट्स इसने किए थे कुछ अर्सा पहले, और ये 10 साल पुराना केस है। सितंबर 2013 में और सितंबर 2014 में 2 औरतें, एक जो मिसिसागा की थी और एक रिचमंड हिल से थी, उन्होंने कहा जी कि एक अननोन आदमी ने हमारे ऊपर अटैक किया था और फिर हमसे पैसे मांगे थे, लेकिन फिर हमें डार्क एरिया में या फील्ड में लेके चला गया था और हमारे पे सेक्सुअल असॉल्ट किए थे। ये आदमी जो था ये मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर यॉर्क रीजनल पुलिस जो है वो कहती है कि हमको सेंटर फॉर फोरेंसिक साइंसेज ने एक लिंक भेजा था, तो उस लिंक को पीछे करते करते हमने सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया और अब इसको पकड़ा है। तो इसको अब सेंटेंस किया गया है 8.5 ईयर्स का, क्योंकि ही हैज़ ऑलरेडी ऑल्सो प्लीडेड गिल्टी। तो ये आप देख लें कि ये चीज़ें जो हैं कितनी ख़राब होती जा रही हैं, लोगों का दिमाग ठीक नहीं रहने दिया पेंडेमिक ने। अल जज़ीरा की जनाब ये खबर है, और ये असल में स्पेशल रिपोर्ट आज की हो सकती थी, लेकिन हम आपको बिल्कुल छोटा करके सुनाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि हमने आपको बताया था कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो है इजराइल के दौरे पर निकले हुए हैं। इजिप्ट भी जाएंगे और जगहों पर भी, शायद 1-2 जगह पे, लेकिन बेसिकली इजराइल में पहुंचे हुए हैं वो। तो इजराइल में जब पहुंचे हैं तो वहां पे लोगों का ख्याल था कि ये जो बेतहाशा वायलेंस चल रही है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, इसके ऊपर बात करेंगे। तो वो कहते हैं जी, अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट कहती है जी कि नहीं, उधर जाके इन्होंने कोई इस तरह प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं की इजराइल को, बस उनको इतना ही कहा है कि जी हमारे आपके साथ बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग जो हैं वो ताल्लुकात हैं, तो इन चीज़ों को काम करें। और USA जो है वो बिलीव करता है टू स्टेट सोल्यूशन में। इस सिलसिले में उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इसमें जेरूसलम में, तो बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए अल जज़ीरा ने। उसमें एक जो साहब हैं जॉर्ज बिशारत हैं, जो कि
प्रोफेसर हैं एट यूसी हेस्टिंग कॉलेज ऑफ लॉ इन सैन फ्रांसिस्को, तो उनसे बात किया तो उन्होंने कहा जी कि ये यहाँ पे तो हर वक्त वायलेंस होती रहती है और ये जो है इसको बस यूएस कह देती है कि ये बड़ी इनकन्वीनियंस है जिसको मैनेज नहीं प्रॉपरली किया जा रहा, लेकिन फिर भी कॉन्स्टेंटली अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल को वो दिखाते हैं। और सिंपली उसने तो जॉर्ज बिशारा जो प्रोफेसर है उन्होंने कहा जी कि सिंपली तो जो है वो यूएस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वी डोंट गिव अ डैम अबाउट पैलेस्टीनियन लाइव्स, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। और ये चीजें जब फ्लेयर अप हो जाती हैं तो यूएस का इंटरेस्ट सिर्फ इतना होता है कि इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है रीजन के अंदर खराब ना होए, अकॉर्डिंग टू अल जजीरा's रिपोर्ट जो कि जॉर्ज बिशारा का इन्होंने इंटरव्यू लिया है वो इसमें कह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एन शलीन का जो रिसर्च फेलो हैं एट क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट क्राफ्ट, ये यूएस बेस्ड थिंक टैंक है, इनसे भी इन्होंने बात की है। तो इन्होंने कहा जी कि बस वो चाहते हैं कि वो स्टेटस को वहां पे चेंज ना हो, मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेटस को वो जो है वो सेम रहे, लेकिन इसके अलावा जो है वो प्रेशराइज जो है नहीं करते हैं इसराइल को, क्योंकि वो इसराइल को कहते हैं कि जी हम जो है वी आर मोर वरीड अबाउट द ऑप्टिक्स, यानी कि जो ट्रेड डील्स हैं बाकी चीजें हैं वो इसराइल के साथ खराब ना हो जाएं, क्योंकि बड़ा मेन एलाय है यूएस का वहां पे। तो इसके अलावा तो और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं इस रिपोर्ट के अंदर अल जजीरा ने, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आज के आप अल जजीरा की ऑनलाइन जो उनका पेपर है उसमें पढ़ सकते हैं। अल अरबिया की आज एक बड़ी आई ओपनर टाइप की रिपोर्ट है और इसके लिए इसमें हो सकता है आने वाले दिनों में तुर्की जो है उसके लिए भी मुश्किलें आए। यूएस सेनेटर हैं क्रिस वॉन हॉलन, उन्होंने आज तुर्की को और उनके प्रेसिडेंट जो हैं अर्दोगान उनको बहुत ज्यादा स्लैम किया है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टेंटली अंकरा जो है नेटो की मेंबरशिप स्वीडन के लिए रोक रहा है और ये जो है बड़ा इनका नेगेटिव रोल है आईसिस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, स्पेशली इन सीरिया। और ये जो क्रैकडाउन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के अगेंस्ट, इस्तांबुल के जो मेयर थे अकरम इमामोग्लू, जिनको के बड़ा क्रिटिसाइज किया था, इन्होंने कहा था कि ये टर्की के सुप्रीम इलेक्टोरल बोर्ड जो है उसके अंदर इन्होंने खराबी पैदा करने की कोशिश की है, जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं हॉलैंड साहब ने अर्दोगान साहब पे। और वो कहते हैं जी कि ये फेयर और फ्री इलेक्शंस के जो रूल्स हैं उनके ऊपर ये नहीं चलते हैं और ये अपनी मनमानी करते हैं। तो उन्होंने आज ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि टर्की की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरी कर दी है अर्दोगान साहब ने, और कहते हैं कि इसका फ़ायदा हम अमेरिका उठा सकते हैं। हमने पहले भी तुर्की को किक आउट किया था F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम से, क्योंकि इन्होंने परचेज कर लिया था रशियन एयर डिफेंस सिस्टम, और अब भी वो कॉन्स्टेंटली F-16 हमसे मांग रहा है, जो कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट वैसे किया था, क्योंकि ये पूरी डील जो है $12 बिलियन की है। लेकिन हॉलैंड साहब कहते हैं कि नहीं, ये इनको हमको नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुर्की जो है कॉन्स्टेंटली हमारे लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। तो आज इसके ऊपर भी जो है अमेरिका में काफी बातचीत रही। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है जी, और इन्होंने प्यू रिसर्च सेंटर, आपको पता ही है कि वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ये रिसर्च सेंटर है, प्यू रिसर्च सेंटर यूएसए के अंदर, इनका एक सर्वे आया है और इस सर्वे के मुताबिक, जो कि बहुत अगेन चौंका देने वाला है, यूएस की जो एड है यूक्रेन के लिए उसको अब तकरीबन 26% ऑफ अमेरिकन जो हैं वो कहते हैं कि ये टू मच सपोर्ट कर रहा है यूएसए, हमारा मुल्क जो है इसकी यूक्रेन की। 31% कहते हैं कि नहीं, वो ठीक राइट अमाउंट ऑफ हेल्प दे रहा है। 20% कहते हैं जी कि यूएसए को एडिशनल असिस्टेंस जो है इनको देनी चाहिए। प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये जो सर्वे जो कि वॉशिंगटन पोस्ट ने आज छापा है, उसके मुताबिक वो कहते हैं जब लास्ट सितंबर में हमने ये सर्वे किया था, यानी कि लास्ट ईयर 2022 में, तो उस वक्त जो था ये 40% रिपब्लिकन्स और रिपब्लिकन लीनी इंडिपेंडेंट्स जो थे वो कह रहे थे कि भाई जो अब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम सपोर्ट दे रहे हैं, वो भी कम थे उस वक्त। और इसके अलावा जो बाकी लोग भी थे वो भी बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन अब इनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि उन्होंने ये कहा है अपने सर्वे में कि लास्ट ईयर तक सिर्फ 9% लोग जो थे वो समझते थे कि यूएस बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है यूक्रेन को। तो अब ये जो डिसकंटेंटमेंट है अमेरिकन के बीच में, ये बढ़ती चली जा रही है। तो ये ठीक नहीं है। तो पाया ना, हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो 6 महीने से कह रहे हैं प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों हमसे रब्ता कायम किया करो, हमसे बात किया करो। अच्छा जी, ये भी एक रिपोर्ट जो है ये भी काफ़ी आज इसने आंखें जो हैं चौंकाई। कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले ब्लूमबर्ग पे और जो फाइनेंशियल टाइम्स था उसके
ऊपर हल्की सी एक छोटी सी खबर आई थी कि शायद यूएसए जो है हवावी के अगेंस्ट जो है एक्शंस ले सकता है। आज जो है एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज़ और ज़्यादा खुल के सामने आ गई है और इसके अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है उसने बहुत ज़्यादा आज स्लैम किया है यूएस गवर्नमेंट को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये अपनी टेक्नोलॉजिकल हेजेमनी दुनिया के अंदर जो है वो कायम करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता ही है कि हवावी जो है चाइनीज़ कंपनी है बहुत बड़ी, और ये करते हैं प्रोसेसर चिप्स और बाकी के जो हैं इस तरह के वाइटल कंपोनेंट्स जो हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, अमेरिका से अंडर जो अग्रीमेंट इनका हुआ था अमेरिकन कंपनी से लेते थे। यूएस गवर्नमेंट ने अब कहा है कि ये जो टेक जायंट है ये हवावी, इसको अब रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर बात करते हुए जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वोमन है माओ निंग, उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा इस बात पे, इस रिपोर्ट की जो अब सामने आ रही है कि हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा ये जो वाइटल परचेज है कंपोनेंट्स की, और उसमें हम चिप्स नहीं खरीद सकेंगे और बाकी की चीज़ें नहीं ले सकेंगे, माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं ले सकेंगे। तो हम, ये बड़ी कंसर्निंग है रिपोर्ट, और यूएसए बिला वजह नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को बढ़ा रहा है, क्योंकि बेसिकली यूएस में बात ये हो रही है कि हवावी जो है उसके ऊपर हमारे ये नेशनल कंसर्न्स हैं, क्योंकि ये जो है ये चाइना की स्पाई कंपनी के साथ काम करती है और उसको बहुत सारे जो है ये राज दे सकती है यूएस के जो टेक्नोलॉजी के जो हैं। तो वो कहती है, चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि ये बिल्कुल फार फ्लैश्ड इनके जो है कंसर्न्स हैं और ये बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी है, और ये डेफिनेटली ब्लेटेंट टेक्नोलॉजिकल हेजेमनी है जो ये शो कर रहा है। एपी जो है एसोसिएटेड प्रेस, वो कहता है कि हमने व्हाइट हाउस और कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए को कमेंट करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया इस बात पे कमेंट करने के लिए। तो अभी ये ज़रा चीज़ें हश-हश चल रही हैं और थोड़े दिनों में सामने आएंगी। जैसे कि छोटी सी खबर मैंने आपको बताया ही है कि ब्लूमबर्ग फाइनेंशियल टाइम्स में आई थी, तो आज ज़रा खुल के एसोसिएटेड प्रेस में आई है और आने वाले दिनों में शायद और बड़ी होके आए। IMF जो है जी, उसने अब बांग्लादेश की हालत क्योंकि काफ़ी पतली हो रही है, उनके जो पेंडेमिक के ज़माने में खास तौर पे बहुत सारे जो टेक्सटाइल के ऑर्डर्स थे और बाकी ऑर्डर्स थे वो काफ़ी कैंसिल हुए थे, तो 4.7 बिलियन US डॉलर का आज इनको लोन देने के लिए उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली हम बांग्लादेश को देंगे। और ये जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उसका बहुत बड़ा ये कारनामा समझा जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं और टाका की कंडीशन, टाका यानी उनका जो पैसे हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, इंडियन रुपीज़ हैं, यहाँ का डॉलर है, उनका है बांग्लादेशी टाका। तो टाका जो है उसकी भी कंडीशन काफ़ी ख़राब है और इकोनॉमी भी इतनी अच्छी कोई नहीं चल रही है, और उनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसके लिए बांग्लादेश को हेल्प चाहिए थी। तो अब बांग्लादेश जो है थर्ड साउथ एशियन कंट्री है जिसको कि ये मिला। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि पहले जो है वो श्रीलंका ने पैसे मांगे थे, फिर पाकिस्तान ने, और अब जो है बांग्लादेश ने भी, जिसके बारे में समझा जाता था कि बहुत अच्छी इनकी इकोनॉमी चल रही है, लेकिन नहीं। और बांग्लादेश इसके अलावा पहला एशियन कंट्री बन गया है जिसको कि IMF अंडर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के अंडर भी क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने के लिए पैसे देगा। तो काफ़ी आज उनकी जो है IMF के साथ अच्छी डील्स हुई हैं। इंडिया के अंदर जी इकोनॉमिक सर्वे 2023 आया है और इसको आज टेबल किया है उनकी फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण हैं उन्होंने, और इसके ऊपर उन्होंने बड़ी जो है वो खुशी का इजहार किया जब इसको इन्होंने अनाउंस किया। इन्होंने कहा जी कि 6.5% से जो फिस्कल ईयर 2023-24 होएगा उसमें इंडिया जो है वो तरक्की यानी राइज करेगा, ग्रो करेगा, और उसके बाद तो इससे भी ज़्यादा तरक्की से ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा। अब इसके ऊपर बात करते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा जी कि ये जो निर्मला सीतारमण साहबा ने बातें की हैं शायद ये ठीक भी हों, इंडिया शायद ग्रो भी करेगा 6.5% से, लेकिन जो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि यूक्रेन की वॉर, जैसे कि इन्फ्लेशन जो है उससे बहुत ज़्यादा खतरा है। उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें अनफेवरेबली जो डेवलपमेंट है उसको जो है अफेक्ट करेंगी हिंदुस्तान की, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको बहुत ज़्यादा इसलिए हमको क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रोथ मोमेंटम जो इस वक्त निर्मला सीतारमण जी कह रहे हैं इसके ऊपर असर आ सकता है। तो ये आज बहुत बड़ी खबर जो है रीजन के अंदर समझी जा रही है, क्योंकि
0.5% से तो अब कोई भी ग्रोथ जो है वो नहीं दिखा रहा है। द हिंदू की आज एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने राना अयूब साहिबा जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उनके जो पिटीशन के एक ऑर्डर्स आए थे इनके खिलाफ जो फाइल की गई थी, जिसमें कि कहा गया था कि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के जो हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केसेस डाले हैं, तो यूपी की कोर्ट ने कहा था कि उसके लिए इनको ट्राई करने की ज़रूरत है। इनके जो एडवोकेट हैं राना अयूब के, वृंदा ग्रोवर, उन्होंने कहा जी कि यूपी जो है उसकी तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती है, तो वो कैसे ये हुक्म दे सकता है राना अयूब साहिबा के बारे में, इसलिए कि जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का कि कोई 3 चैरिटीज के लिए इन्होंने बाहर से पैसे लिए और उसको अपने पर्सनल यूज के लिए किया, वो तो नवी मुंबई के अंदर इनका जो अकाउंट है उसके बारे में बात है, और ये खुद भी मुंबई में रहती हैं, तो गाजियाबाद का या यूपी का एक कोर्ट जो है कैसे इनके ऊपर जो है वो रजिस्टर कर सकता है। तो ये जो सारी बातें थी, ये एफआईआर जो दर्ज की थी, ये अंधीरापुरम पुलिस स्टेशन गाजियाबाद में एक मेंबर ऑफ हिंदू आईटी सेल हैं, उन्होंने ये किया था, जिसके के बाद ईडी ने सारी इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोब बिठाई थी, और उन्होंने कहा था जी कि इन्होंने अपना फंड रेज करके 2 मिलियन रुपीस जो है जमा किए हैं, और फिर इन्होंने सारे खुर्द-बुर्द किए, अपने खुद के लिए यूज किए और गवर्नमेंट को बताया नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। जो भी कोई बाहर से आपका पैसा आता है वो आपको बताने की जरूरत है। राना अयूब साहिबा ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा है ये तमाम की तमाम एलिगेशंस जो हैं प्रीपोस्टरस हैं और बिल्कुल ही ये मेलाफाइड हैं। मुझे पता है कि जिस तरह की मैं जर्नलिस्ट हूं और जो मैं लिखती हूं उससे मुझे रोकने के लिए, मुझे अपने प्रोफेशनल काम से रोकने के लिए जो है वो ये सारा कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्रिटिकल इश्यूज पे बात करती हूं और मैं जो है इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस जो हैं गवर्नमेंट से पूछती हूं, जिसकी की वजह से मुझे जो है दीवार के साथ लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जी आज आईएमएफ की टीम आई हुई है और पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसके साथ इसाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ इनकी आज मुलाकातें हुई। उसके अंदर इन्होंने कहा कि ये जो 9th रिव्यू ऑफ $7 बिलियन आपको चाहिए उसकी कंडीशंस हैं, और इन्होंने आज बहुत झाड़ा है इनको, इसाक डार साहब को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को, कि जितने भी आपको बातें कही गई हैं उनको बहुत ज़्यादा आपको बाय द बुक फॉलो करने की ज़रूरत है। ये मिशन जो है इट इज़ लेड बाय चीफ नेथन पोर्टर, और इसके अंदर आईएमएफ की जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एस्थर पेरेज रुइज और भी बहुत सारे उनके जो मेंबर्स थे वो थे। डार साहब ने यहाँ पे बात करते हुए उनको बताया कि हम कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले रहे हैं, जिसके के ऊपर वो बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि जाहिर है कि वो खुद भी देख रहे हैं कि एनर्जी के क्राइसिस कैसे हैं, फिस्कल गैप कैसे बढ़ता जा रहा है और एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इसाक डार साहब ने कहा जी इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है हम काम कर रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि आप ये हमारा सैंक्शन कर दें 9th रिव्यू और हमको ये पैसे दे दें तो अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ताकि हम अपने मामलात को चलाएं। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि आपको ये जितने हमने पहले भी कहे थे कुछ महीने पहले कि आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स ये आप फॉलो करें। पेशावर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है जी उसके ऊपर बात करते हुए आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल आसिम मुनीर जो कि चेयर कर रहे थे 255th कॉर्प्स कमांडर की कॉन्फ्रेंस एट GHQ रावलपिंडी में, तो उन्होंने कहा है कि ये कावर्डली और इमोरल एक्ट्स जो हैं ये हमारा रिजॉल्व और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी टेररिस्ट एंटिटी के अगेंस्ट। हम किसी सूरत भी ये नहीं इजाज़त देंगे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कि वो हमें दबाने की या प्रेशराइज करने की कोशिश करती है। इसके अलावा उन्होंने डिटेल्स मांगी आर्मी से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनसे कि आपकी क्या तैयारी है और आप क्या कर रहे हैं, और इसके अलावा जो जिनकी पुलिस लाइंस में डेथ्स हुई हैं जिन पुलिस वालों की, उनको आज इन्होंने जो ट्रिब्यूट्स पे किए और इन्होंने कहा जी कि इन परपेट्रेटर्स को जो है वो वी विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। पता नहीं कब, लेकिन बहरहाल आज इन्होंने ये कहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी आज कहा है कि हम पॉलिटिक्स फिर कभी कर लेंगे, इस वक्त जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है पेशावर के अंदर उसके लिए हमको यूनाइट होने की ज़रूरत है। आज इन्होंने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके साथ हॉस्पिटल का चक्कर भी वहाँ पे लगाया, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो पेशावर में है उसका, और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनसे बासपुरस की। इसके अलावा उन्होंने जो है एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये इंतहाई डिस्पिकेबल एक्ट है और टेररिस्ट जो है वो हमारे अंदर पैरानोया पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने जो इतनी हार्ड अर्नड ये जो गेन्स हैं हमारे टेररिज्म और मिलिटेंसी के अगेंस्ट हम ज़ाया नहीं होने देंगे।
करेंगे और हम इनके खिलाफ जो है काम करेंगे। आपको पता ही है कि जोहर की नमाज का वक्त था पेशावर की उस मॉस्क में जहाँ पे कि एक सुसाइड बॉमर जो था वो एंटर होके उसने ब्लो कर दिया अपने आप को, जिसकी की वजह से छत गिरी और उसके अंडर जो है वर्शिपर्स आके उनकी डेथ हुई। इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट जो है जी उसने अब कहा है कि वो इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस केस के अंदर अब जो है वो चार्ज कर सकता है और ये चार्जेस जो हैं ये 7 फरवरी को अब लगाए जा सकते हैं। इसके अंदर आपको पता ही है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था उसने कहा था कि ये जो गिफ्ट्स तोशाखाना में आए थे उसकी जो है फॉल्स स्टेटमेंट्स और इनकरेक्ट जो हैं डिटेल्स दी हैं इमरान खान साहब ने, और कैबिनेट डिवीजन को इनको बताना ज़रूरी था कि कौन सी चीज़ें उन्होंने ली और बेची जो कि उन्होंने बताई नहीं। इसलिए ECB ने जो इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई किया था अंडर आर्टिकल 63(1)P ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके ऊपर आज कोर्ट ने इस्लामाबाद में बात करते हुए कहा कि इसका डिसीजन 7 फरवरी को, यानी चार्जेस ही उनके खिलाफ जो हैं लगाए जाएंगे जो कि सामने आएंगे 7 फरवरी को। ISPR की आज एक रिपोर्ट आई है और इसके मुताबिक एक और बड़ा अफसोस का वाकया हुआ है। 51 स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो टंडा डैम लेक के अंदर जो है उनकी बोट जो थी वो उलट गई थी। ये खैबर पख्तूनख्वा का कोहाट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे अब जो पार्क आर्मी के ट्रुप्स हैं वो और स्पेशल सर्विस ग्रुप और रेस्क्यू 1122 जो है वो इन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। जो कि रेस्क्यूड स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोहाट में पहुँचाया गया है, बाकी लोगों को ढूंढ रहे हैं। पिछले 72 आवर्स से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। बहुत सारे जो डाइवर्स थे उनको भी लगाया गया था जिन्होंने बहुत सारी बॉडीज़ जो हैं ये अब बाहर निकाली हैं, और ये उस वक्त हुआ जब इनकी जो बोट थी वो कैप्साइज हो गई और ओवरबर्डन थी, तो उसकी वजह से तो ये लोग जो हैं ड्राउन हो गए। आज जनाब एक तस्वीर सामने आई है जो कि अगेन ट्विटर पे बड़ा उससे शोर मचाया हुआ है, जिसमें देखा जा रहा है कि आमिर खान साहब की फैमिली के साथ सलमान खान साहब की फैमिली खड़ी हुई है और आमिर खान साहब उसकी जो है वो तस्वीरें खींच रहे हैं। ये जब तस्वीर अब सामने आई जो कि आमिर खान की जो बहन है निकत हेगड़े उन्होंने इंस्टाग्राम पे जब डाली तो लोगों का तो शोर मच गया। लोगों ने कहा जी कि ये सलमान की फैमिली के साथ आमिर की फैमिली जो है ये तस्वीरें क्यों खिंचवा रही है। एक ने कहा कि भाई आमिर कहाँ है तस्वीर में, आमिर को भी तस्वीर में होना चाहिए था, वो कहाँ है, और हम तो आमिर और सल्लू भाई दोनों को देखना चाहते हैं। एक ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आमिर खान और सल्लू भाई जो है किसी एक फिल्म में काम करने वाले हैं। तो ये आज जो है बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा जी जो हैं प्रोड्यूसर्स, एक तो एकता कपूर और एक रिया कपूर, उन्होंने आज अपना जो मूवी वो बना रही हैं प्रोड्यूस कर रही हैं द क्रू, उसका एक पोस्टर जो है वो सामने लेकर आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है जी कि इस क्रू के अंदर करीना कपूर, तबू, कृति सैनॉन होंगी और इसके अंदर जो पंजाबी हार्ट थ्रॉब है दिलजीत दोसांझ वो भी इसमें होएगा। आपको पता ही है कि करीना कपूर और दिलजीत ने गुड न्यूज़ में अक्षय और कियारा के साथ भी काम किया था, तो लोग जो हैं बड़े एक्साइटेड हैं। शाहरुख खान जो है कल एक जो थी मीट एंड ग्रीट थी उसमें बात कर रही थी पूरी पठान की टीम। उसमें शाहरुख खान ने बात करते हुए कहा कि ये जो फिल्म सिद्धार्थ आनंद ने बनाई है इसका एक सीक्वल भी आ सकता है। इसके ऊपर बात करते हुए सिद्धार्थ आनंद जो कि डायरेक्टर थे मूवी के, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के साथ काम करना एक गिफ्ट है और मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था कि एक ऐसा मैं गिफ्ट लेकर आऊं जो इसको पसंद आए और ये मेरे साथ काम करे। तो मेरी ये विश लिस्ट के अंदर था कि ये काम करे और इस फिल्म ने आपको पता ही है बड़ी धमाल मचाई हुई है। तो इन्होंने भी कहा कि हाँ हो सकता है। जब वहां पे बैठे हुए फैंस ने कहा पठान टू, तो सिद्धार्थ ने कहा कि यस इंशाल्लाह हो सकता है कि हम इसका सीक्वल भी बनाएं। PCB ने जनाब आज तो फटे ही चख दिए हैं। कामरान अकमल को चीफ ऑफ 8 मेंबर जूनियर सिलेक्शन टीम बना दिया है और इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर फिर आज बवाल मचा हुआ था और उन्होंने कहा जी कि इसको आपने 8 मेंबर जूनियर सिलेक्शन टीम का जो अब चीफ बनाया है ना, तो कामी भाई हर उसको जो मौका देंगे जो कैच छोड़ेगा और इसके अलावा किसी ने कहा रिप पाकिस्तान क्रिकेट, यानी कि रेस्ट इन पीस पाकिस्तान। किसी ने कहा वो बेड़ा गर्क हो गया, किसी ने कहा इनको लाने की क्या जरूरत थी और आपके पास कोई बार बेशुमार आज ट्विटर के ऊपर इनके खिलाफ जो थे बयान थे। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट जिम्नास्टिक्स।
कनाडा सीईओ ईन मोस, जिनके के बारे में आज जिनको के बहुत खींचा गया कि जनाब आपको स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी शिकायतें आई थी कि मैन हैंडल किया गया था कुछ एथलीट्स को, फिर भी उसके ऊपर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके ऊपर बात करते हुए इन्होंने कहा जी कि चूंकि ये एलिगेशंस थे तो मैं कोई लीगल एक्शन इनके खिलाफ नहीं ले सकता था। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हुए स्टेटस ऑफ विमेन चेयर जो हैं कैरन वेचियो, उन्होंने कहा जी तमाम जो आपकी ईमेल्स हैं वो मुझे फॉरवर्ड करें और मुझे पता होना चाहिए कि आप जो हैं क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदा जी, और बस हमारे पास इतना ही वक्त है कि हम आपसे इजाज़त चाहें।